7.1 परिचय। मेक्सिको से पनामा तक फैले द्वीपों और मुख्य भूमि के संग्रह को आमतौर पर कैरेबियन कहा जाता है। यह क्षेत्र अद्वितीय भौगोलिक विशेषताओं की विशेषता रखता है, जिसमें उपोष्णकटिबंधीय वातावरण में मूंगा चट्टान संरचनाएं भी शामिल है। यह भूकंप और तूफान की चुनौतियों का सामना करता है, लेकिन उपजाऊ मिट्टी से लाभ मिलता है, जिससे विविध उत्पादों की खेती की अनुमति मिलती है। हालांकि कैरेबियन अब कई स्वतंत्र राष्ट्रों का घर है, इसका इतिहास अपेक्षाकृत नया है। दर्ज इतिहास 1492 ई का है, जब कोलंबस एक द्वीप पर उतरा था। प्रारंभ में कैरेबियाई क्षेत्र स्पेनिश नियंत्रण में था और लगभग एक शताब्दी तक ऐसा ही रहा। हालांकि 17वीं सदी की शुरुआत में स्पेन कुछ क्षेत्रों से हट गया और दक्षिण अमेरिका के विशाल क्षेत्रों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने लगा। इसके बाद अन्य यूरोपीय शक्तियां जैसे कि अंग्रेजी, फ्रांसीसी और डच बड़ी संख्या में कैरेबियन पहुंचे। प्रारंभिक स्पेनिश उपस्थिति त्रासदी, क्षणभंगुरता और शोषण द्वारा चिह्नित थी। व्यवस्थित उत्पादन प्रणाली स्थापित किए बिना उन्होंने बेरहमी से स्वदेशी आबादी को नष्ट कर दिया। उनके द्वारा लागू की गई शासकीय प्रणालियां सत्तावादी थी, जिनका प्राथमिक ध्यान धातु निष्कर्षण पर था। इसके विपरीत, जैसे ही अन्य यूरोपीय देशों ने कैरेबियन में पैर जमाया, उन्होंने एक संपन्न वृक्षारोपण अर्थव्यवस्था की स्थापना की जो दास श्रम पर बहुत अधिक निर्भर थी। 7.23 महत्वपूर्ण चरण। पूरे कैरेबियाई क्षेत्र की त्वरित समझ प्राप्त करने के लिए इसे 3 चरणों में विभाजित करना सुविधाजनक है: खोज के बाद, मुक्ति के बाद और स्वतंत्रता के बाद। खोज के बाद के चरण के दौरान द्वीपों पर विभिन्न नस्लें और भाषाएं सह-अस्तित्व में थीं, जिनमें यूरोपीय लोगों का प्रभुत्व था। अर्थव्यवस्था वृक्षारोपण के इर्द-गिर्द घूमती थी और नीतियां महानगरीय क्षेत्रों में औपनिवेशिक कार्यालयों से तय होती थी। मुक्ति के बाद की अवधि में आगे बढ़ते हुए, हालांकि दासों को मुक्त कर दिया गया, शासन की पुरानी शैली के साथ साथ वृक्षारोपण अर्थव्यवस्था कायम रही। विशेष रूप से इस चरण में कैरेबियन में गिरमिटिया श्रमिक के रूप में भारतीयों का प्रवेश हुआ। भारतीय उपस्थिति के बारे में चर्चा करने से पहले यह उल्लेखनीय है कि मुक्ति के बाद बागान मालिकों द्वारा प्रारंभिक व्यापार और वाणिज्य के साथ साथ किसानों का उभरता हुआ उद्भव भी देखा गया। स्वतंत्रता के बाद के चरण में कई स्वतंत्र देशों का उदय हुआ जहां भारतीयों सहित विभिन्न रंग के लोगों ने सत्ता हासिल की। लोकतंत्रीकरण की प्रक्रियाएं शुरू हुई और दलगत राजनीति चलन में आई। औपनिवेशिक प्रशासन पुराने श्वेत वर्ग से भूरे और काले शिक्षित वर्ग में स्थानांतरित हो गया। इस अवधि में वृक्षारोपण अर्थव्यवस्था से औद्योगिकरण और आधुनिकीकरण की ओर प्रस्थान देखा गया। यूरोपीय शक्तियों में गिरावट आई और संयुक्त राज्य अमेरिका रणनीतिक मामलों, तेल और प्राकृतिक गैस में रुचि दिखाते हुए कैरेबियन में एक प्रमुख खिलाड़ी बन गया। इस समग्र संदर्भ में भारतीयों ने गिरमिटिया मजदूरों के रूप में इन मेजबान देशों में प्रवेश किया। शुरुआत में चुनौतियों का सामना करते हुए अंततः उन्होंने अपनी स्थिति बदल दी, अपनी पहचान और सामाजिक सुरक्षा स्थापित की। समय के साथ वे विभिन्न आधुनिक व्यवसायों में संलग्न एक शिक्षित और निपुण समुदाय के रूप में विकसित हुए। भारतीय विभिन्न देशों की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, विशेषकर कैरेबियाई देशों में, जिनमें सूरीनाम, त्रिनिदाद, जमैका, ग्वाडेलोप, मार्टिनिक, ग्रेनाडा और सेंट लूसिया शामिल है। प्रत्येक स्थान पर भारतीयों की ऐतिहासिक उपस्थिति स्थानीय परिस्थितियों से आकार लेती है, जो प्रत्येक विशिष्ट देश के औपनिवेशिक शासकों से प्रभावित होती है। इस चर्चा में
हम मुख्य रूप से त्रिनिदाद के अनुभवों पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक सामान्य सिंहावलोकन प्रदान करेंगे। 7.3 भारतीयों का आगमन। दास्ता के उन्मूलन के बाद वृक्षारोपण उद्योग का समर्थन करने के लिए औपनिवेशिक प्रशासन द्वारा भारतीयों को कैरेबियन में लाया गया था। 1830 के दशक की शुरुआत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक गिरमिटिया श्रमिक योजना के तहत निजी एजेंटों के माध्यम से मानव संसाधनों के व्यापार की अनुमति दी। व्यापक दुरुपयोग के कारण इस योजना को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया था। हालांकि 1837 में ब्रिटेन ने ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियंत्रित औपनिवेशिक उत्प्रवास अधिनियम पेश किया। भारत से कैरेबियन और अन्य जगहों पर विभिन्न उपनिवेशों में मजदूरों की आवाजाही की निगरानी के लिए अधिकारियों को नियुक्त किया गया था। 1830 के दशक के अंत में भारतीय प्रवास की शुरुआत के दौरान भारत को आर्थिक अस्थिरता का सामना करना पड़ा। स्थायी बंदोबस्त प्रणाली के कारण पहले ही किसानों को अपनी छोटी भूमि जोत से हाथ धोना पड़ा था। कपास निर्यात के कारण बुनकरों, विशेषकर कारीगरों को अपनी नौकरियां खोनी पड़ी। नए वन कानूनों ने किसानों की आवश्यक संसाधनों तक पहुंच को प्रतिबंधित कर दिया और महामारी और अकाल प्रचलित थे। ईस्ट इंडिया कंपनी और स्थानीय शासकों के बीच युद्ध ने किसानों को बेघर कर दिया। 1857 की उथल-पुथल के बाद अंग्रेजों द्वारा व्यवस्थित प्रतिशोध लागू करने के साथ कर संग्राहकों, लगान संग्राहकों, जमींदारों, साहूकारों और लुटेरों, ठगों द्वारा उत्पीड़न निरंतर था। प्रारंभ में गुलामी के एक रूप के लिए आलोचना किए जाने की चिंताओं के कारण अंग्रेज भारतीयों को विदेशी उपनिवेशों में मजदूरों के रूप में भर्ती करने से झिझकते थे। उन्होंने बिहार के भीतरी इलाकों में भर्ती शुरू की, यह उम्मीद करते हुए कि इस पर किसी का ध्यान नहीं जाएगा, क्योंकि इस क्षेत्र में जनजातियों के बीच आहार संबंधी कम प्रतिबंध थे। क्षेत्र में अशांति ने अंग्रेजों को मजदूरों की भर्ती करने और उपद्रवियों को विदेश भेजने के लिए प्रेरित किया। 7.4 कैरेबियन में भारतीय आप्रवासन की सामान्य विशेषताएं। आप्रवासन 72 वर्षों 1845 से 1917 तक चला, जिसमें एक महत्वपूर्ण और नियमित प्रवाह ने कैरेबियन में भारतीय समाज, संस्कृति और राजनीति को आकार दिया। 2. लोग विभिन्न भारतीय क्षेत्रों से आए थे, जिनमें से अधिकांश सिंधुगंगा बेल्ट से थे। 3. अधिकांश आप्रवासी गरीब थे, ग्रामीण क्षेत्रों और निचली जातियों से थे, जिनमें लगभग 15% मुस्लिम थे। 4. आप्रवासियों के बीच लिंगानुपात अत्यधिक असंतुलित था। अधिकांश युवा थे। शुरुआती 30 वर्षों में बुजुर्ग रोल मॉडल की कमी थी। 6. पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना पारंपरिक सामाजिक स्तरीकरण को तोड़ते हुए सभी को गिरमिटिया श्रमिक के रूप में भर्ती किया गया था। 7. चुनौतीपूर्ण समुद्री यात्रा के दौरान एक साथ रहने से एकता की भावना पैदा हुई, जाति और धार्मिक बाधाओं को तोड़कर एक आजीवन बंधन स्थापित हुआ जिसे जहाजी भाई के नाम से जाना जाता है। 8. महिलाओं के लिए डिपो में रहना, यात्रा करना और कॉलोनियों में काम करना परिवर्तनकारी था, जिससे उन्हें मजदूरी मिलती थी और वे अपने लिए जगह बना पाते थे। 9. आगमन पर भारतीयों को आवाजाही पर प्रतिबंध, अलगाव का अनुभव, पर्यवेक्षकों से कठोर व्यवहार और आमतौर पर शत्रुतापूर्ण वातावरण में छोटी गलतियों के लिए दंड का सामना करना पड़ा। किस स्माइली पूर्व गुलामों को भारतीयों का आसपास रहना पसंद नहीं था। जब दासों को मुक्त किया गया तो उन्होंने बेहतर कामकाजी परिस्थितियों और उच्च वेतन की मांग करते हुए खुद को संगठित करना शुरू कर दिया। उनका मानना था कि बागान मालिकों के पास उनसे बातचीत करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बजाय
मालिकों को एक सस्ता श्रम स्रोत मिला जो लगभग 72 वर्षों तक चला। इससे पूर्वदासों की सौदेबाजी की शक्ति समाप्त हो गई और उच्च वेतन की उनकी मांग को आसानी से दबाया जा सका। इससे श्रमिकों के दो समूहों के बीच एक स्थायी विभाजन भी पैदा हो गया, पूर्वदास और भारतीय। 11 भारतीयों के पास अपनी पूरी क्षमता से काम करने या सजा भुगतने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। द्वीप पर अजनबी होने के कारण लोगों से लेकर पर्यावरण तक सब कुछ उनके लिए अपरिचित था। उनकी कड़ी मेहनत से बागान उत्पादन में तेजी आई, जिससे भारत से मजदूरों की मांग बढ़ गई। गिरमिटिया मजदूरी की प्रणाली को बागान मालिकों और प्रशासन दोनों से समर्थन मिला। सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भारतीय स्थानीय आबादी से बहुत अलग थे, वे उनसे घुलते मिलते नहीं थे। उनके मन में घर लौटने की इच्छा थी, लेकिन उनके रास्ते में कई बाधाएं खड़ी थी। बॉक्स 7.1 घर वापस जाने में चुनौतियां। अपने मूल घरों में लौटने में कठिनाइयों का सामना करने में कई बाधाएं शामिल थी। प्रारंभ में लंबी और जोखिम भरी समुद्री यात्रा के डर ने एक महत्वपूर्ण निवारक के रूप में काम किया। दूसरे, उनके घर छोड़ने के आसपास की परिस्थितियां सकारात्मक नहीं थी और वापस स्वीकार किए जाने को लेकर अनिश्चितता थी। तीसरा, जो लोग पहले लौटे थे उन्हें नकारात्मक और निराशाजनक अनुभव हुए थे। चौथा, बागान मालिक कुशल भारतीय मजदूरों को अपने बागानों में बनाए रखने के लिए उत्सुक थे। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए उन्होंने दोतरफा रणनीति अपनाई। सबसे पहले उन्होंने भारतीयों को अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद लौटने से हतोत्साहित करने के लिए उन पर कई बाधाएं डाली। दूसरे, उन्होंने प्रोत्साहन देकर उन्हें उपनिवेशों में रहने के लिए प्रलोभित किया। 1850 से शुरू करके उन्होंने भूमि अधिग्रहण का विकल्प प्रदान किया और मुफ्त वापसी मार्ग के अपने अधिकार को छोड़ने के बदले में धन की पेशकश भी की। आखिरकार उन्होंने उन्हें जमीन खरीदने की भी अनुमति दे दी, जो बेहद आकर्षक साबित हुई। चिंतन और कार्य 7.1 उत्प्रवास की कुछ सामान्य विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। उत्प्रवास किसी की मातृभूमि को छोड़कर दूसरे में बसने की प्रक्रिया एक ऐसी घटना है जो व्यक्तियों और समाजों के लिए समान रूप से गहरा प्रभाव डालती है। इग्नू के एक छात्र के रूप में, जिसे उत्प्रवास की सामान्य विशेषताओं पर चिंतन करने का काम सौंपा गया है, इस वैश्विक प्रवासन घटना का गठन करने वाली जटिल परतों में गहराई से जाना अनिवार्य हो जाता है। उत्प्रवास के पीछे की प्रेरणाएं विविध हैं, जिनमें आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कारक शामिल हैं, जो अपनी राष्ट्रीय सीमाओं से परे एक नया जीवन तलाशने के व्यक्तियों के निर्णय को आकार देने में परस्पर क्रिया करते हैं। आर्थिक प्रेरणाएं। उत्प्रवास के मूल में बेहतर आर्थिक अवसरों की तलाश निहित है। बेहतर जीवन, उच्च आय और उन्नत करियर संभावनाओं की तलाश अक्सर व्यक्तियों को नए क्षेत्रों में उद्यम करने के लिए प्रेरित करती है। यह आर्थिक अनिवार्यता विशेष रूप से विकासशील देशों में स्पष्ट है, जहां सीमित रोजगार संभावनाएं और बाधित आर्थिक विकास नागरिकों को विदेश में अवसर तलाशने के लिए प्रेरित करते हैं। गंतव्य देशों में रोजगार के अवसरों की उपलब्धता उत्प्रवास का एक महत्वपूर्ण चालक है। प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य देखभाल और निर्माण जैसे उद्योगों में विशिष्ट कौशल, श्रम या विशेषज्ञता की मांग एक चुंबक के रूप में कार्य कर सकती है, जो उन व्यक्तियों को आकर्षित करती है जो इन अवसरों को भुनाना चाहते हैं। अच्छी तनख्वाह वाली नौकरियों का आर्थिक आकर्षण और विदेश में जीवन की बेहतर गुणवत्ता का वादा कई लोगों को प्रवास करने का निर्णय लेने के लिए प्रेरित करता है। शैक्षिक आकांक्षाएं। उत्प्रवास केवल आर्थिक विचारों से प्रेरित नहीं है, शैक्षिक गतिविधियां भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
छात्र अक्सर उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा और विशेष प्रशिक्षण तक पहुंच की तलाश में विदेश में अध्ययन करना चुनते हैं, जो उनके घरेलू देशों में आसानी से उपलब्ध नहीं हो सकता है। वैश्विक परिप्रेक्ष्य की आकांक्षा और विविध शैक्षणिक वातावरण का अनुभव शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रवासन के निर्णय को बढ़ावा देता है। राजनीतिक अस्थिरता और शरण। ऐसे उदाहरणों में जहां किसी के गृह देश में राजनीतिक अस्थिरता, संघर्ष या उत्पीड़न व्याप्त है, उत्प्रवास शरण लेने का एक अवसर बन जाता है। अपनी सुरक्षा और खुशहाली के लिए खतरों का सामना करने वाले व्यक्ति सुरक्षा और सुरक्षा की तलाश में अधिक स्थिर देशों की ओर भाग सकते हैं। ऐसी परिस्थितियों में प्रवासन केवल एक विकल्प नहीं है, बल्कि अस्तित्व के लिए एक आवश्यकता है, जो राजनीतिक वास्तविकताओं और मानव आंदोलन के जटिल अंतर्संबंध को दर्शाता है। सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव। सामाजिक और सांस्कृतिक कारक उत्प्रवास पैटर्न पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। सांस्कृतिक आदान प्रदान की इच्छा, विभिन्न जीवनशैली से परिचित होना और विविध समुदाय का हिस्सा बनने का अवसर व्यक्तियों को अपनी राष्ट्रीय सीमाओं से परे जीवन की तलाश करने के लिए प्रेरित करता है। प्रवासियों को ऐसे वातावरण की ओर आकर्षित किया जा सकता है जो उनके सांस्कृतिक या धार्मिक मूल्यों के साथ अधिक निकटता से मेल खाता है, जो पहचान, अपनेपन और सामाजिक गतिशीलता के बीच एक जटिल परस्पर क्रिया को दर्शाता है। परिवार का पुनर्मिलन। उन परिवार के सदस्यों के साथ पुनर्मिलन की संभावना जो पहले ही प्रवास कर चुके हैं, प्रवासन का एक सम्मोहक चालक है। गोद लिए गए देश में परिवार के सदस्यों द्वारा प्रदान किया गया भावनात्मक और सामाजिक समर्थन व्यक्तियों के लिए अपने रिश्तेदारों से जुड़ने के लिए एक शक्तिशाली प्रेरक बन जाता है। इसलिए पारिवारिक पुनर्मिलन एक सामान्य विशेषता के रूप में उभरता है, जो प्रवासियों के बीच संबंध और साझा अनुभव की भावना को बढ़ावा देता है। वैश्वीकरण और सूचना पहुंच। 21वीं सदी को अभूतपूर्व अंतर्संबंधों द्वारा चिह्नित किया गया है, जो वैश्वीकरण और संचार प्रौद्योगिकी में प्रगति से सुगम है। विदेश में अवसरों के बारे में जानकारी पहले से कहीं अधिक सुलभ है, जो भौगोलिक बाधाओं को तोड़ रही है और व्यक्तियों के क्षितिज का विस्तार कर रही है। यह बढ़ी हुई जागरूकता कई लोगों को अपनी सीमाओं से परे संभावनाएं तलाशने के लिए प्रेरित करती है, जिससे वैश्विक प्रवासन में वृद्धि में योगदान होता है। जनसांख्यिकीय बदलाव। जनसांख्यिकीय कारक जैसे जनसंख्या वृद्धि और आयु वितरण उत्प्रवास पैटर्न को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अपने घरेलू देशों में सीमित अवसरों का सामना करने वाली युवा आबादी कहीं और बेहतर संभावनाओं की तलाश में प्रवास करने के लिए अधिक इच्छुक हो सकती है। यह जनसांख्यिकीय गतिशीलता उत्प्रवास प्रवृत्तियों की समझ में जटिलता की एक परत जोड़ती है, जो जनसंख्या गतिशीलता और प्रवासन निर्णयों के बीच परस्पर क्रिया पर जोर देती है। प्रवासी समुदाय। प्रवासी समुदायों की स्थापना उत्प्रवास की सामान्य विशेषताओं को और बढ़ाती है। ये समुदाय, जो पहले प्रवास कर चुके व्यक्तियों द्वारा बनाए गए हैं, एक नेटवर्क बनाते हैं जो नए लोगों के लिए एक सहायता प्रणाली के रूप में कार्य करता है। प्रवासी समुदाय नए प्रवासियों को उनके अपनाए गए समाजों में एकीकरण की सुविधा प्रदान करने, जानकारी, मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रवासियों की पीढ़ियों के बीच यह अंतर्संबंध साझा सांस्कृतिक पहचान और अनुभवों को कायम रखने में योगदान देता है। आर्थिक प्रेषण। प्रवासी न केवल विदेश में अवसरों की तलाश करते हैं, बल्कि अक्सर आर्थिक प्रेषण के माध्यम से अपने घरेलू देशों में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। परिवार के सदस्यों और समुदायों को वापस भेजी गई वित्तीय सहायता मूल देशों के विकास पर गहरा प्रभाव डाल सकती है।
प्रेषण परिवारों के लिए जीवन रेखा के रूप में कार्य करता है, वित्तीय स्थिरता प्रदान करता है और स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं में योगदान देता है। यह आर्थिक प्रवाह प्रवासियों और उनके मूल देशों के बीच एक ठोस संबंध स्थापित करता है, जो गोद लिए गए और घरेलू समाज दोनों पर उनके प्रभाव की दोहरी प्रकृति को उजागर करता है। निष्कर्षतः उत्प्रवास एक जटिल और बहुआयामी घटना है, जो आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों की जटिल परस्पर क्रिया से आकार लेती है। किसी की मातृभूमि छोड़ने का निर्णय एक सूक्ष्म प्रक्रिया है, जो असंख्य प्रेरणाओं से प्रभावित होती है, जो व्यक्तियों और क्षेत्रों के अनुसार अलग-अलग होती है। इग्नू के एक छात्र के रूप में, यह प्रतिबिंब उत्प्रवास की सामान्य विशेषताओं की व्यापक खोज के रूप में कार्य करता है, जो लोगों के इस वैश्विक आंदोलन की जटिलताओं के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। इन विशेषताओं को समझना नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं और उन व्यक्तियों के लिए आवश्यक है जो यात्रा करने वाले व्यक्तियों और इसमें शामिल समाज दोनों पर उत्प्रवास के प्रभाव को समझना चाहते हैं। 7.5 प्रवासियों के अनुभव। भारतीयों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, खासकर उन्हें जो जल्दी आ गए। भीड़-भाड़ और अस्वच्छ बैरक में रहना पूरी तरह से अपरिचित स्थिति थी। वे न केवल अपने परिवेश के लिए बल्कि एक दूसरे के लिए भी अजनबी थे। उनके पड़ोसी अलग-अलग क्षेत्रों और अलग-अलग भाषाओं और संस्कृतियों से हो सकते हैं। इन मतभेदों के बावजूद उन्होंने समान चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों को सहन करते हुए मजदूरों के रूप में एक समान पहचान साझा की। हालांकि उन्होंने कड़ी मेहनत की, उन्होंने संयमित जीवन व्यतीत किया और पैसे बचाने को प्राथमिकता दी। घर वापसी के लिए मुफ्त यात्रा का दावा करने के बजाय जमीन और पुरस्कार की पेशकश किए जाने पर कई लोगों ने अतिरिक्त 5 वर्षों के लिए खुद को फिर से अनुबंधित करने का विकल्प चुना। इसके बाद उन्हें जमीन खरीदने का विकल्प दिया गया और अधिकांश ने अपनी बचत का 80% हिस्सा मुफ्त भूखंड प्राप्त करने में निवेश कर दिया। औपनिवेशिक प्रशासन ने विभिन्न कारणों से इसका समर्थन किया। सबसे पहले, इसने अनुभवी श्रमिकों की निरंतर सेवा सुनिश्चित की, जिससे नए, अनुभवहीन श्रमिकों को प्रशिक्षित करने के लिए आवश्यक प्रयास, समय और धन की बचत हुई। दूसरे, भारतीयों ने धान जैसी फसलें उगाकर भूमि को उत्पादक बनाया, जिससे कैरेबियाई अर्थव्यवस्था में बदलाव आया। पहले, वृक्षारोपण अर्थव्यवस्था उपभोग किए गए उत्पादों का आयात करते हुए दूर के बाजार के लिए सामान उगाने पर ध्यान केंद्रित करती थी। उपभोज्य कृषि उत्पादों की खेती करके भारतीयों ने स्थानीय अर्थव्यवस्था को नया आकार देने में योगदान दिया। इसके अतिरिक्त इस व्यवस्था से बागवानों और औपनिवेशिक सरकार दोनों को लाभ हुआ, क्योंकि इससे आबादी को खिलाने की जिम्मेदारी आंशिक रूप से पूर्व बागान श्रमिकों पर स्थानांतरित हो गई। अंत में, वे भारतीय जिन्होंने अपने कार्यकाल की समाप्ति के बाद बागान में काम नहीं करने का फैसला किया और उन्हें आवारा समझा गया, उन्हें अन्य क्षेत्रों में उत्पादक रोजगार मिला। 7.6 भारतीय अस्मिता का उद्भव। पहचान बनाना विभिन्न कारकों से प्रभावित एक जटिल प्रक्रिया है। जिन भारतीयों ने अपने नए घरों में रहना चुना, वे जीवन का एक तरीका स्थापित करने, सामाजिक संबंध और संस्थान बनाने और उभरते देशों के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक पहलुओं में शामिल होने पर काम कर रहे थे। ये राष्ट्र पश्चिमी गोलार्ध में स्थित थे, जो पश्चिमी विचारों, मूल्यों और ईसाई धर्म से प्रभावित थे। इसी समय आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी में प्रगति तेजी से लोगों के जीवन को प्रभावित कर रही थी। आरंभिक भारतीय निवासी इन परिवर्तनों से अवगत थे और उन्होंने जीवन में अपने अवसरों को बेहतर बनाने के लिए आधुनिक शिक्षा प्राप्त करने के महत्व को पहचाना। वे अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान करने की इच्छा रखते थे।
हालांकि उपलब्ध शिक्षा एक शर्त के साथ आई, ईसाई धर्म में रूपांतरण। इसने हिंदू और मुसलमानों सहित भारतीय समुदाय में एक ईसाई पहलू पेश किया। जैसे जैसे शिक्षा की मांग बढ़ी, हिंदू, मुस्लिम और ईसाई मिशनरियां सक्रिय रूप से शामिल हो गई। कुछ ने सुधारों की वकालत की, कुछ पारंपरिक धार्मिक प्रथाओं की ओर वापसी चाहते थे और अन्य ने विभिन्न धर्मों में रूपांतरण को प्रोत्साहित किया। इन अलग अलग राय के कारण बसने वालों के बीच समझौते और असहमति हुई। संक्षेप में, पहचान का गठन एक सीधी, रैखिक प्रगति नहीं थी। कुछ विद्वानों का मानना था कि समय के साथ अन्य कैरेबियाई आबादी की तरह भारतीय भी क्रियोलीकरण की प्रक्रिया से गुजरेंगे। दूसरों ने तर्क दिया कि भारतीय अपने पारंपरिक मूल्यों और संस्कृतियों से जुड़े रहेंगे। दोनों दृष्टिकोणों की अपनी खूबियां हैं। वास्तविकता यह है कि भारतीयों ने विभिन्न समाजों में, जहां वे रहते हैं, क्रियोलीकरण, दृढ़ता और सृजन के तत्वों का प्रदर्शन करते हुए अपनी पहचान बनाई है। हम यहाँ उन कारकों का संक्षेप में सारांश प्रस्तुत कर सकते हैं जिन्होंने भारतीय पहचान के निर्माण में योगदान दिया है। प्राचीन सभ्यता। भारतीयों के प्राचीन इतिहास ने उनकी पहचान को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पश्चिमी मानकों के अनुसार अशिक्षित माने जाने के बावजूद अप्रवासी अपनी सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और नैतिक परंपराओं से अच्छी तरह वाकिफ थे। रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों के पाठ ने पहचान निर्माण में बहुत योगदान दिया। सांस्कृतिक विशेषज्ञों ने इन कहानियों की व्याख्या की और लोगों को जीवन के विभिन्न पहलुओं जैसे कि बुजुर्ग, जीवन साथी, भाई बहन और दोस्त होने के बारे में मार्गदर्शन दिया। जनसंख्या। भारतीय पहचान का उद्भव कुल जनसंख्या के सापेक्ष जनसंख्या के आकार से जुड़ा था। उन स्थानों पर जहां भारतीय आबादी महत्वपूर्ण थी, जैसे त्रिनिदाद, सूरीनाम, ग्वाडेलोप, मार्टिनिक और कुछ हद तक जमैका, ग्रेनाडा और सेंट लूसिया में भारतीय पहचान पनपी। भूमि। भारत लौटने के अधिकार के बजाय भूमि का विकल्प चुनना पहचान निर्माण में एक महत्वपूर्ण निर्णय था। स्थायी निवासी की स्थिति में इस बदलाव ने आर्थिक स्थिरता, निर्वाह और सामाजिक गतिशीलता प्रदान की। भूमि अधिग्रहण ने आर्थिक स्वतंत्रता को भी बढ़ावा दिया, साथ ही ये भूमि भारतीय गांवों की नींव बन गई। गांव। त्रिनिदाद में गांवों की स्थापना भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण था। ये गांव आमतौर पर जातीय रूप से सजातीय थे। अश्वेतों द्वारा भूमि संबंधी गतिविधियों से दूर जाने के कारण भारतीयों का ग्रामीण क्षेत्रों में जाना आसान हो गया। गन्ने की खेती में 10 वर्षों के कठोर औद्योगिक श्रम को सहने के बाद, भीड़ भरी बैरकों में कड़ी निगरानी में रहने के बाद, गांवों की स्थापना ने भारतीयों को स्वतंत्रता प्रदान की। इससे उन्हें अपने जीवन के तरीके को फिर से बनाने, कुछ पहलुओं को त्यागने, दूसरों को सुधारने और नए वातावरण की बाधाओं के भीतर अपनी सांस्कृतिक पहचान में नए तत्वों को शामिल करने की अनुमति मिली। भारत में घटनाएं लगभग 72 वर्षों में, जैसे जैसे गिरमिटिया मजदूर कैरेबियन में आते रहे, भारतीयों को अपनी मातृभूमि में होने वाली घटनाओं के बारे में जानकारी मिलती रही। जब वे चले गए तो भारत में स्थितियां अराजक थी, खासकर अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह के क्रूर दमन के बाद। इसके बावजूद भारतीय स्वतंत्रता के बीज बोए गए, जिससे एक जन आंदोलन शुरू हुआ। भारत में उभरते करिश्माई नेताओं ने एक नई जागृति पैदा की, जिससे भारतीय प्रवासियों में आत्मविश्वास और गौरव पैदा हुआ। वे इंकलाब जिंदाबाद, क्रांति जिंदाबाद और गांधी जिंदाबाद, गांधी जिंदाबाद जैसे नारों से परिचित हो गए। बाद में प्रवासियों को भारतीय स्वतंत्रता के लिए चल रहे संघर्ष के बारे में पता चला,
जिससे उनकी संस्कृति में विश्वास और विश्वास को बढ़ावा मिला। उन्होंने विरोध के एक उपकरण के रूप में सत्याग्रह या निष्क्रिय प्रतिरोध को अपनाया। राजनीतिक कार्रवाई त्रिनिदाद में 1880 और 1914 के बीच भारतीय निवासियों ने वृक्षारोपण संपदा पर कम से कम 18 बड़े हमले किए। इन हमलों ने लोगों को एक आम प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ एकजुट किया, जिससे जातीय रूप से विविध भारतीय आबादी के बीच बंधन मजबूत हुआ। भारतीयों ने आप्रवासन अध्यादेशों के खिलाफ सुरक्षा, सरकारी सेवा में रोजगार, हिंदू और मुस्लिम विवाहों की कानूनी मान्यता और पारंपरिक अंतिम संस्कार की स्वीकृति जैसे मुद्दों को संबोधित करते हुए संगठन बनाए। शिक्षित भारतीयों ने द्वीपीय समाचार पत्रों में अपने विचार व्यक्त किए, जिससे समूह एकजुटता की बढ़ती भावना में योगदान हुआ। इन गतिविधियों से सरकार को संदेश गया कि भारतीय समुदाय अस्तित्व में है और अपने हितों की रक्षा के लिए संगठित हो सकता है। भारतीयों ने भी भूख के दर्द को दूसरों से बेहतर समझते हुए भारत में अकाल राहत के लिए धन जुटाया। भारतीय परिवार कैरेबियन में लोग अक्सर सोचते हैं कि अन्य जातीय समूहों की तुलना में भारतीय परिवार स्थिर और अद्वितीय थे। प्रवासन का परिवारों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। प्रारंभ में लोग भारत में अपने एकल और विस्तारित परिवारों को छोड़कर चले गए। प्रवासियों के बीच लिंगानुपात असमान था और उन्हें वरिष्ठ मार्गदर्शन का अभाव था। इन चुनौतियों के बावजूद भारतीयों ने अपने समुदाय के भीतर शादी करना पसंद किया। विकसित हो रहे भारतीय परिवार ज्यादातर एकल थे, लेकिन उन्होंने संयुक्त परिवार मॉडल को बरकरार रखा, जिसमें विस्तारित परिवार के सदस्य एक ही परिसर या पड़ोस में रहते थे। चुनौतियों के बावजूद पारिवारिक एकजुटता पर जोर देते हुए परिवार स्थिर रहा। विस्तारित परिवार के सदस्य जीवन चक्र अनुष्ठानों और त्योहारों के लिए एकत्र हुए, आपसी सहयोग को बढ़ावा दिया, दायित्वों को पूरा किया और लगातार बातचीत के माध्यम से संबंधों को मजबूत किया। फिल्में और संगीत 1930 के दशक के उत्तरार्ध से भारतीय फिल्मों और लोकप्रिय संगीत की शुरुआत ने कैरेबियाई भारतीयों के बीच सांस्कृतिक जागृति पैदा की। बाद में उन्होंने अपनी पहचान को मजबूत करते हुए अपने स्वयं के शास्त्रीय, भक्ति और लोकप्रिय संगीत रूप विकसित किए। धार्मिक गतिविधियां कैरेबियन में हिंदू धार्मिक परंपराओं में जीवन चक्र अनुष्ठान, एक संपूर्ण जीवन, स्वस्थ बच्चे और कृषि समृद्धि के लिए कई देवताओं की पूजा शामिल है। भक्ति गीत गाना और धार्मिक ग्रंथों, विशेषकर रामायण का पाठ करना आम प्रथा थी। भारत में विविध क्षेत्रीय प्रथाओं के बावजूद कैरेबियन में भारतीयों ने सामाजिक और सांस्कृतिक अस्तित्व के लिए अपनी धार्मिक प्रथाओं को एकरूप बना लिया। उन्हें ईसाई प्रथाओं को अपनाने के लिए दबाव का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्हें जन्म, युवावस्था, विवाह और मृत्यु का शोक मनाने की जरूरत थी। खतरनाक यात्राओं के कारण जीवित रहने के लिए आभार व्यक्त करना महत्वपूर्ण था। भारत के मिशनरियों और सुधारकों ने यात्राओं और बैरकों में रहने के दौरान अनुभव की गई जीवन और मृत्यु के बीच की पतली रेखा को संबोधित करते हुए समरूपीकरण प्रक्रिया में सहायता की। इन मामलों पर सहमति पाना कैरेबियन में उनके जीवन के लिए आवश्यक था। चिंतन और क्रिया 7.2 उन कारकों पर चर्चा करें जिन्होंने कैरेबियन में भारतीय पहचान के निर्माण में योगदान दिया। कैरेबियन में मंदिर निर्माण और वास्तुकला की भूमिका एक विशिष्ट पहलू को दर्शाती है। प्रारंभ में मंदिर छोटे और बांस के बने होते थे। हालांकि 1950 के दशक के बाद बनाए गए मंदिर बड़े थे, जिनमें सभी देवताओं के लिए एक ऊंचा क्षेत्र और संरचना के शीर्ष पर एक गुंबद था। इन मंदिरों ने दर्शकों को चर्चों की शैली से मिलती-जुलती बेंचों से देवताओं को देखने की अनुमति दी।
यह हॉल धार्मिक प्रवचनों और सामूहिक पूजा के लिए कार्य करता था। मंदिर के चारों ओर हिंदू धार्मिक वातावरण को झांडियों, रंगीन झंडे, ओम चिन्ह और पीपल, नीम, तुलसी, बेल जैसे पौधों और अन्य प्रतीकों को शामिल करके बढ़ाया गया था। इसके अतिरिक्त भारतीय व्यंजन एक पहचान चिह्नक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारतीय भोजन की तैयारी, खाना बनाना और उपभोग विशेष रूप से औपचारिक अवसरों के लिए विशिष्ट है। हिंदू विशेष रूप से विभिन्न खाद्य वर्जनाओं का पालन करते हैं, शाकाहारी भोजन को उच्च सम्मान देते हैं, जिसका उपयोग विशेष रूप से औपचारिक भोजन में किया जाता है। धार्मिक प्रथाओं के समान भारतीय व्यंजनों का मानकीकरण हुआ है, जिससे नए लोकप्रिय खाद्य पदार्थों का निर्माण हुआ है। बॉक्स 7.2 सांस्कृतिक रणनीतियाँ। भारतीयों ने विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में अपनी पहचान को आकार देने और संरक्षित करने के लिए विभिन्न सांस्कृतिक रणनीतियों को अपनाया। ये रणनीतियाँ लोगों, विचारों और पौराणिक कथाओं को जोड़ने वाली निर्दोष गतिविधियों और औपचारिक प्रथाओं में प्रकट हुई। उन्होंने संस्कृति के निर्माण और चित्रण में योगदान देते हुए भावनाएं, प्रेरणाएं उत्पन्न की और संदेश पहुंचाए। संस्कृतियां कुछ आधारों के साथ चल रही घटनाएं हैं, जो आर्थिक और राजनीतिक दबावों के बीच एक साथ घटित होती है। उस गरीब, अनपढ़ भारतीय किसान की दुर्दशा पर विचार करें जो परिचित परिवेश से विस्थापित हो गया है, एक कठिन समुद्री यात्रा को सहन कर रहा है और एक अमित्र वातावरण में धकेल दिया गया है। संस्कृति के रूप में उनके पास जो कुछ था, उसे बुतपरस्त और अपमानजनक समझा जाता था, जिसका आसपास के पड़ोसियों ने विरोध किया। उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए दबाव और प्रलोभन का सामना करना पड़ा। चुनौतियों के बावजूद उन्होंने अपेक्षित मानदंडों से भटकते हुए विरोध किया, पीछे हट गए, अनुकूलन किया और परिवर्तन किया। उन्होंने पुराने को अपनाया, नव प्रवर्तन किया और संतुष्टि और सकारात्मक अनुभव प्रदान करने वाली एक सांस्कृतिक प्रणाली का निर्माण किया। कुछ भारतीयों ने अनुग्रह, शिक्षा, कौशल और बेहतर सामाजिक स्थिति प्राप्त करके ईसाई धर्म अपना लिया। हालांकि उनकी पहचान भारतीय के रूप में बनी रही और वे समुदाय के लिए सांस्कृतिक पुल और प्रवक्ता के रूप में काम करते रहे। मंदिर की वास्तुकला में रविवार सेवा को समायोजित करने के लिए बदलाव किए गए, जिसमें वैदिक भजन, रामायण, भक्ति गीत, घंटी बजाना और शंख बजाना शामिल था। ये उदाहरण दर्शाते हैं कि कैसे भारतीयों ने सफलतापूर्वक अपनी पहचान स्थापित की और बनाए रखी। 7.7 निष्कर्ष। यह एक रहस्य है कि कैरेबियन में भारतीयों को हमेशा एक अस्थायी आबादी के रूप में देखा गया है और यह धारणा आज भी कायम है। स्वयं भारतीय भी अपनी पहचान को क्षणिक मानते हैं, जैसा कि भारतीय विद्वानों के लेखन में परिलक्षित होता है। आंतरिक मतभेदों के बावजूद भारतीय पूर्वी भारतीयों के रूप में अपनी पहचान मजबूत करने में कामयाब रहे हैं। राजनीतिक क्षेत्र में प्रथम विश्व युद्ध के बाद स्वशासन की बढ़ती इच्छा के साथ यूरोपीय आबादी के प्रति भारतीयों और अफ्रीकियों का रवैया बदल गया। राजनीति में लाभ प्राप्त करना शामिल है और नेताओं ने विभिन्न विभाजनों का फायदा उठाया। कैरेबियाई वृक्षारोपण समाजों में जातीय पहचान एक महत्वपूर्ण कारक है। औपनिवेशिक शासकों ने फूट डालो और राज करो की रणनीति का इस्तेमाल किया, लेकिन अंततः कैरेबियाई द्वीपों को स्वतंत्रता मिल गई, हालांकि जातीय विभाजन राजनीति को प्रभावित करते रहे। स्वतंत्र राष्ट्रों में वयस्क मताधिकार और नियमित चुनावों के साथ लोकतांत्रिक प्रणालियां हैं और भारतीय विभिन्न दलों के साथ जुड़कर राजनीति में भाग लेते हैं। आम तौर पर भारतीय एक मध्यमार्गी स्थिति बनाए रखते हैं, लेकिन सामाजिक,
सांस्कृतिक और धार्मिक रूप से अलग रहते हैं। कैरेबियन मेक्सिको से पनामा तक फैला हुआ विभिन्न जातीय समूहों और भाषाओं वाला एक विविध क्षेत्र है। ऐतिहासिक रूप से इस क्षेत्र पर यूरोपीय लोगों का प्रभुत्व था और अर्थव्यवस्था सस्ते श्रम द्वारा किए गए वृक्षारोपण पर निर्भर थी। गुलामी की समाप्ति के बाद सस्ते श्रम की खोज हुई, जिसके कारण ब्रिटिशों ने गिरमिटिया भारतीय श्रमिकों को कैरेबियाई उपनिवेशों में निर्यात करना शुरू कर दिया। कड़ी मेहनत के माध्यम से भारतीयों ने वृक्षारोपण अर्थव्यवस्था के विकास में योगदान देकर अपनी स्थिति स्थिर की। सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भारतीयों ने अपनी पहचान स्थापित की और वे जिस भी देश में रहते हैं वहां के राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। चिंतन और कार्रवाई 7.1 कैरेबियन में भारतीय पहचान के निर्माण में योगदान देने वाले कारक। इग्नू के एक छात्र के रूप में, जिसे कैरेबियन में भारतीय पहचान निर्माण की जटिलताओं को समझने का काम सौंपा गया है, मैं खुद को ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आयामों की समृद्ध टेपेस्ट्री के माध्यम से नेविगेट करता हुआ पाता हूँ। कैरेबियन में भारतीय प्रवासी गिरमिटिया श्रमिकों के प्रवासन द्वारा चिह्नित उथल-पुथल भरे इतिहास का एक उत्पाद है और इसकी पहचान लचीलापन, सांस्कृतिक प्रतिधारण और अनुकूलन का एक आकर्षक मिश्रण है। इस अन्वेषण में मेरा लक्ष्य उन बहुआयामी कारकों का विश्लेषण करना है जिन्होंने कैरेबियन में भारतीय पहचान को आकार देने में योगदान दिया है। ऐतिहासिक जड़ें। कैरेबियन में भारतीय प्रवासियों की जड़ें 19वीं सदी के मध्य में देखी जा सकती हैं, जब चीनी बागानों में श्रमिकों की कमी को दूर करने के लिए गिरमिटिया मजदूरों को भारत से कैरेबियन ले जाया गया था। यह ऐतिहासिक संदर्भ इस क्षेत्र में भारतीय पहचान की नींव को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। मजदूरों को बागानों में कठोर परिस्थितियों का सामना करना पड़ा और प्रतिकूल परिस्थितियों के साझा अनुभव ने भारतीय समुदाय के बीच एकजुटता और सामूहिक इतिहास की भावना पैदा की। प्रवासन का कार्य ही एक एकीकृत कारक बन गया, जिसने कैरेबियन में एक विशिष्ट भारतीय पहचान के गठन की शुरुआत को चिह्नित किया। सांस्कृतिक प्रतिधारण और अनुकूलन। प्रवासन की चुनौतियों और कैरेबियाई वातावरण की अपरिचितता के बावजूद भारतीय प्रवासियों ने अपनी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और अपनाने में उल्लेखनीय लचीलापन दिखाया। भाषा, धर्म, संगीत, नृत्य और पाक पद्धतियां सांस्कृतिक निरंतरता के वाहक बन गए। गिरमिटिया मजदूरों के प्रमुख धर्म हिंदू धर्म, इस्लाम और सिख धर्म ने उनके विश्व दृष्टिकोण और सांस्कृतिक प्रथाओं को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दिवाली और होली जैसे त्योहार न केवल धार्मिक अनुष्ठान के अवसर बन गए, बल्कि सामुदायिक संबंधों के लिए भी सहायक बने, जिससे प्रवासी भारतीयों के बीच अपनेपन की गहरी भावना को बढ़ावा मिला। सामाजिक गतिशीलता और सामुदायिक जुड़ाव। भारतीय समुदाय के भीतर सामाजिक गतिशीलता और कैरेबियन में अन्य जातीय समूहों के साथ बातचीत ने भारतीय पहचान को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। घनिष्ठ समुदायों की स्थापना ने भावनात्मक समर्थन और अपनेपन की भावना प्रदान की। इसके साथ ही एफ्रो कैरिबियन और क्रियोल समुदायों के साथ बातचीत ने सांस्कृतिक आदान प्रदान को सुविधाजनक बनाया, जिससे कैरिबियन की बहुसांस्कृतिक पहचान में योगदान हुआ। समुदाय के भीतर व्यवस्थित विवाह जैसी प्रथाओं ने न केवल सांस्कृतिक विशिष्टता को संरक्षित किया, बल्कि सामाजिक बंधनों को भी मजबूत किया, जो भारतीय पहचान की निरंतरता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आर्थिक योगदान और सशक्तिकरण। भारतीय प्रवासियों का आर्थिक योगदान कैरेबियन में उनकी पहचान को आकार देने में सहायक था। गिरमिटिया की चुनौतीपूर्ण स्थितियों से समुदाय विभिन्न व्यवसायों में परिवर्तित हो गया।
सफल भारतीय उद्यमियों और पेशेवरों के उद्भव ने समुदाय के भीतर गर्व और आत्ममूल्य की भावना को बढ़ावा दिया। आर्थिक सशक्तिकरण उनकी पहचान पर जोर देने और गिरमिटिया श्रम से जुड़ी रूढ़िवादिता को चुनौती देने का एक साधन बन गया। भारतीय प्रवासियों की आर्थिक सफलता ने न केवल उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार किया बल्कि कैरेबियन क्षेत्र के व्यापक आर्थिक विकास में भी योगदान दिया। राजनीतिक लामबंदी और पहचान का दावा। कैरेबियन में भारतीय समुदाय सामाजिक और राजनीतिक चुनौतियों के सामने निष्क्रिय नहीं रहा है। राजनीतिक लामबंदी अपनी पहचान व्यक्त करने और उस पर जोर देने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में उभरी। समुदाय के नेताओं ने समान अवसरों की वकालत की और भेदभावपूर्ण प्रथाओं के खिलाफ लड़ाई लड़ी। राजनीतिक सहभागिता भारतीय प्रवासियों के अधिकारों को सुरक्षित करने और कैरेबियन के व्यापक सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य को प्रभावित करने का एक साधन बन गई। भारतीय समुदाय की राजनीतिक भागीदारी ने आज कैरेबियन में मौजूद बहुसांस्कृतिक और समावेशी समाजों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चुनौतियां और लचीलापन। कैरेबियन में भारतीय समुदाय के सामने आने वाली चुनौतियां, चाहे आर्थिक, सामाजिक या राजनीतिक हो, उल्लेखनीय लचीलेपन के साथ उनका सामना किया गया है। प्रतिकूल परिस्थितियों से निपटने, सांस्कृतिक परंपराओं को बनाए रखने और नए और अपरिचित वातावरण में एक अनूठी पहचान बनाने की क्षमता भारतीय प्रवासियों की ताकत का प्रमाण है। चुनौतियों पर काबू पाना एक एकीकृत कारक बन गया, जिससे प्रवासी भारतीयों के बीच साझा नियति की भावना को बढ़ावा मिला। कैरेबियन में भारतीय प्रवासियों की कहानी सिर्फ प्रवासन और संघर्ष की नहीं है, बल्कि विपरीत परिस्थितियों पर विजय और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण की भी है। निष्कर्षतः, कैरेबियन में भारतीय पहचान का निर्माण एक जटिल और सूक्ष्म प्रक्रिया है, जो ऐतिहासिक घटनाओं, सांस्कृतिक प्रथाओं, सामाजिक गतिशीलता, आर्थिक योगदान और राजनीतिक लामबंदी से आकार लेती है। कैरेबियन में भारतीय प्रवासी लचीलेपन, अनुकूलन और सांस्कृतिक समृद्धि की स्थायी भावना के प्रमाण के रूप में खड़े हैं। यह अन्वेषण न केवल प्रवासी भारतीयों के अनुभव के बारे में हमारी समझ को बढ़ाता है, बल्कि चुनौतियों और परिवर्तन के सामने पहचान बनाने की सार्वभौमिक मानवीय क्षमता को भी उजागर करता है। कैरेबियन में भारतीय प्रवासियों की कहानी सिर्फ एक ऐतिहासिक वृत्तांत नहीं है, बल्कि वैश्विक संदर्भ में पहचान निर्माण की विविध और गतिशील प्रकृति का एक जीवंत प्रमाण है।